Good afternoon, all of you. I'm audible all. आ गए सभी लोग? अभी तक के नहीं आए हैं, इतने ही बच्चे आए अभी तक। गुड आफ्टरनून प्रज्ञा, अनुष्का, साक्षी, गुड आफ्टरनून आर्यन, नंदिनी, गुड आफ्टरनून आदित्य, गुड आफ्टरनून तमन्ना। चलो बेटा, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोगों को डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये स्टार्ट करना है। ठीक है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन देखेंगे अभी हम लोग आज क्या होता है। तो हमें यहाँ पे दो चीज पढ़ना है बेटा। रेप्लिकेशन डीएनए कैसे होता है, एक तो हमें ये देखना है डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है, ये हमें देखना है। तो ऐसे दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है आज के इस सेशन में हम लोगों को अभी यहाँ पर स्टडी करना है। तो इसके लिए एक बार अभी तक के हम लोग जो भी पार्ट का स्टडी कर चुके हैं उसको एक बार हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे कि कैसे एक्चुअली एक सेल में डीएनए प्रेजेंट होता है और इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो देखो बेटा, कुछ स्लाइड जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, डीएनए रेप्लिकेशन की स्लाइड। ओके, एक डीएनए जो है, साउंड आ रहा है क्या? साउंड नहीं आ रहा? ओके, साउंड आएगा तो। ये लास्ट ईयर का स्लाइड है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट तो हमारा हो चुका था। फ्रेडरिक मिक्सचर जो है, जिन्होंने न्यूक्लियन टर्म दिया था, ये हमने देखे थे। उसके बाद हमने प्यूरिन और पिरामिडिन का स्टडी किए थे। तो ये एल्बर्ट कॉसेल एक साइंटिस्ट है, 1893 में इन्होंने प्यूरिन और पिरामिडिन जो है ये क्वाइन किए। वाटसन एंड क्रिक जो है, हमने डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का जो देखे थे, ये आप देख पा रहे हो। ये जो है वाटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिकल मॉडल जो प्रपोज्ड किया है, ये भी हम लोग लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी जो है वो हम लोग यहाँ पर देखे थे लास्ट लेक्चर में। और डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे, जिसमें हमने एक तो लेंथ जो होता है वो कैलकुलेट कैसे की जाती है वो हम लोग कंसेप्ट देखे थे। ई कोलाई का लेंथ जो है वो देखे थे। बी फॉर्म ऑफ डीएनए आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, तो इनसाइड डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या क्या यहाँ पे बॉन्डिंग होती है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे होते हैं, एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के फॉर्म में कैसे ज्वाइन होता है, ये पास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख चुके हैं। न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे आपस में कैसे ज्वाइन होकर के एक डीएनए बनाता है, एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, ये सारी चीजें। तो शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर न्यूक्लियोटाइड जो बना, तो वो कैसे आपस में जुड़ते हैं, ये इस तरह से इस स्ट्रक्चर में आपको एक एक चीज क्लियर हो रही होंगी। अगेन एक और बार उसी एनिमेशन को देखेंगे बेटा, ध्यान से फोकस करना। मॉलिक्यूलर लेवल पे हम कितने गहराई तक के अंदर जाके हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, ये मेरी लास्ट ईयर की स्लाइड्स है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इस साल की स्लाइड से मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था आप लोगों को। हर बार कुछ ना कुछ चेंज मिलता है। मुझे जहां ऐसा लगता है कि नहीं कुछ चीजें लास्ट ईयर की स्लाइड से शेयर करना चाहिए, तो कुछ कुछ चीजें मैं शेयर कर देता हूँ। हर चीजें नहीं, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक में कुछ कुछ चीजें शेयर कर देता हूँ। ओके, स्ट्रेंथ कम दिख रही है अभी, क्या रीजन है स्ट्रेंथ के कम होने का? आज कल तो सही थे सारे बच्चे। टेस्ट है? अच्छा, कल टेस्ट है। ओके,
पैकेजिंग ऑफ डीएनए हमने देखे थे, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन मॉलिक्यूल के साथ डीएनए आपस में कैसे पैक्ड होता है। ये इस तरह से एक प्रोटीन के साथ डीएनए आपस में सब पैक्ड होगा। बीट्स ऑन स्ट्रिंग के समान एक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, न्यूक्लियोसोम मॉडल जैसे क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन के बाद फाइनली क्रोमोसोम कैसे बनता है। ऐसे देखिए हम लोगों ने ये लास्ट लेक्चर में देखे थे। तो इस तरह से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जब फॉर्म होगा तो वो क्या कहलाता है, क्रोमोसोम कहलाता है। दिख रहा है बेटा, जैसे एक लॉन्ग थ्रेड 200 बेस पेयर रहते हैं एक न्यूक्लियोसोम में, तो टोटल ह्यूमन में कितने बेस पेयर और कितना लेंथ क्या होता है सामने सारा लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। 3.3 इंटू 10⁻⁴ कितना था, 3 था कि 7 था? ओके, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, कैसे रैपिंग होती है, हिस्टोन नॉन हिस्टोन क्या होता है। जस्ट एनिमेशन में समझ लो कैसे होता है। वैसे तो मैंने ड्राइंग से सब समझाया था, लेकिन फिर भी कुछ चीजें 3D व्यू में हमें दिखी जाए तो बहुत मजा आ जाता है। ओके, ये आपका एनसीईआरटी का पिक्चर है, कैसे न्यूक्लियोसोम फॉर्म होता है। हिस्टोन H1 जो लिंकर की तरह काम करता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। H2A ऐसे टोटल ऑक्टामर फॉर्म होता है, ये हमने देखे थे। ये वाला पिक्चर से मैंने आपको कल समझाया था। फिर जेनेटिक मटेरियल की सर्चिंग हम लोगों ने देखे थे। तो जेनेटिक मटेरियल का जो सर्चिंग है, जिसमें हमने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखे थे, और ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोगों ने क्या चीज, जो जेनेटिक मटेरियल सर्चिंग है, माइस पर डिप्लोकोकस निमोनी एक बैक्टीरिया जिस पे काम हुआ था, आपको याद आ रहा होगा, देखे थे हम लोगों ने, याद है बेटा? हेल्दी सा माइस है, और इस माइस पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ग्रिफिथ ने क्या किया था ये हम लोग देख चुके थे। एस टाइप और आर टाइप की स्ट्रेन जो होती है, इसमें जो डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, तो ये एक छोटा सा पार्ट यहाँ से एक बार देख सकते हो आप लोग। एस वाली स्मूथ और वायरुलेंट होती है, प्रोटेक्टेड होता है एक पॉलीसेक्राइड कैप्सूल से, और ये निमोनिया कॉज कर सकता है। आर वाला रफ होता है और ये निमोनिया कॉज नहीं करता, ये हम लोगों ने देखे थे। तो उसमें माउस किस कंडीशन पे लाइव और किस कंडीशन पे डेथ होगा, तो रफ में तो लाइव रहता है, स्मूथ में डेथ होती है, बट हीट किल्ड स्मूथ में लाइव रहता है। और दो लाइव कंडीशन को मिक्स कर दिया तो भी लाइव रहना चाहिए, बट उसका डेथ हो जाता है। उसका रीजन क्या था, तो हमने रीजन समझे थे, ये एनसीईआरटी का ही डेटा है आपका, ठीक है। तो देखो पैथोजेनिक एनिमेशन में देखेंगे, दो टाइप का बैक्टीरिया है। एक एस वाले स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट कर रहे हैं, ओ क्या हो गया, गया। एस वाले को जब हम हीट किल्ड करते हैं और उसके बाद फिर हम जब माइस में इंजेक्ट करते हैं, ओ वाओ, कुछ नहीं हुआ ऐसे। तो आर वाले को जब हम माइस में इंजेक्ट करते हैं, क्या हुआ, इसमें भी कुछ नहीं हुआ। अब हीट किल्ड एस और आर दोनों को लेकर के जब माइस में इंजेक्ट करते हैं, लाइव रहना चाहिए, ओ इसका भी डेथ हो गया, ऐसे क्यों हुआ? जब उन्होंने देखे तो इस माइस से सब्सटेंस को निकाल के उन्होंने ऑब्जर्व किए कि आखिरकार क्या है इसके अंदर जिससे इसका डेथ हुआ। तो समझ में आया कि आर वाला ही एस में ट्रांसफॉर्म हो गया है, और ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने दिया। कुछ तो भी केमिकल सब्सटेंस था जिसकी वजह से, एनिमेशन पूरा हुआ नहीं था बेटा, है ना, फिर से दिखाऊं। पैथोजेनिक एस स्ट्रेन और हार्मलेस आर स्ट्रेन, एक बार फिर से देखना है, आगे बढ़े।
समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्स यार बहुत कम आ रहे हैं बच्चे लोगों के, आज क्या प्रॉब्लम है? तो चलो रिस्पॉन्स नहीं आया, बढ़ते आगे। चलो क्लियर है, भी रिस्पॉन्स आ गया। हाँ, फिर बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन हमने देखे थे 3 साइंटिस्ट का, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया। एक बैक्टीरियोफेज का एक्सपेरिमेंट हमें देखना है। ध्यान से समझो बेटा, बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल कैसे होता है। तो ये बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया पे अटैच कर रहा है यहाँ, और ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसके पास क्या करेगा, ये ट्रांसफर कर देगा। देखो कैसे ट्रांसफर करता है, और लाइफ साइकिल बैक्टीरियोफेज की बैक्टीरिया में कैसे होती है। तो ये इस तरह से ट्रांसफर करता है, तो अपना कुछ तो भी सब्सटेंस जो इसे जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है वो छोड़ देता है। ओके, तो ये बैक्टीरियोफेज का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो। क्वेश्चन था कि डीएनए जाता है या हेड में जो कैप्सिड होता है, जो प्रोटीन का बना होता है, वो जाता है। तो इसको समझने के लिए कुछ एनिमेशन और कुछ पिक्चर्स है, जिसकी हेल्प से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो ये बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरिया में कैसे गया, ओके, और जाने के बाद अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, इधर छोड़ देगा। छोड़ते ही उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरियोफेज का, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ कंबाइन होकर के एक नए वायरस इसके अंदर बन जाते हैं। देन इसको लाइसिस करके यहाँ से बाहर हो जाता है ये। ओके, तो यहाँ पे ये बैक्टीरियोफेज इस तरह से जब इन्फेक्ट कर रहा है, तो ये इन्फेक्ट तो नॉर्मली करता है, तो उन्होंने सोचे कि क्यों ना कुछ ऐसा करे कि हम इसके बॉडी को कोटेड कर दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बहुत सारे सेम कलर के कंचे रखा है, और इसमें से 2 कंचे को बाहर निकाला, और फिर से वापस में उसी में मिक्स करके उसको ऐसा घुमा दिया, और फिर ढूंढने के लिए कहा कि बताओ मैंने कौन सा कंचा निकाला था। ढूंढ पाओगे आप? नहीं, जो स्टोन थे। लेकिन अभी आपने जो 2 कंचे निकाले थे, उसको निकालने के बाद यदि उसमें आप कुछ कलर कर दोगे और उसमें वापस से मिक्स करोगे, और फिर आपको ढूंढना है, तो वो ढूंढने में आसानी होगी। तो एज इट इज यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी जो है वो कर दी जाती है प्रोटीन और डीएनए में, सल्फर और फास्फोरस में लेबलिंग कर दी जाती है, मतलब कलर कर दिया जाता है। जिसकी वजह से यदि हम आफ्टर प्रोसेस इन्फेक्शन एंड ब्लेंडिंग सेंट्रिफिकेशन के बाद जब फाइंड करें, तो इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी कहाँ दिख रही है, और जहां पे रेडियो एक्टिविटी दिखेगी उससे कंफर्मेशन हो जाएगा कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, मतलब बैक्टीरिया में ट्रांसफर क्या होता है। तो हार्से और चेस ने इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके कंक्लूड किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो सेल के अंदर गया। ओके, एनिमेशन में देखो कैसे होता है। ये बैक्टीरियोफेज है, जिसमें आउटर बाउंड्री प्रोटीन की है, कैप्सिड, अंदर डीएनए है। वायरस बैक्टीरियल सेल के पास जाके अटैच करेगा, पेनिट्रेट करता है सेल वॉल को, ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल। अब कलरफुल में आपको समझ में आ रहा है कि क्या गया, लेकिन पहले तो नहीं मालूम था ना कि क्या ट्रांसफर हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार क्या ट्रांसफर हुआ, यही तो हमें फाइंड करना है। तो रेडियो एक्टिविटी जो है सल्फर 35 से बाहर के प्रोटीन कोट को कर दी गई है, और यदि प्रोटीन अंदर जाएगा तो बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रोटीन दिखेगा, बट प्रोटीन जो है सल्फर का रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरियल सेल में नहीं दिखता है। रेडियो एक्टिविटी नेक्स्ट इसमें जो कि वो फास्फोरस को कर दी है, और ब्लेंडिंग होता है, मिक्सिंग होता है, और जब सेंट्रिफ्यूगेशन के बाद देखा जाता है तो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी सल्फर की नहीं दिखती। अगले इसमें रेडियो एक्टिविटी डीएनए को करते हैं फास्फोरस से, S32 P32। देन अब इन्फेक्शन होगा, ब्लेंडिंग होगा, और जब डिटेक्शन होगा यूवी इल्यूमिनेटर के थ्रू, तो रेडियो एक्टिविटी अब हमें दिखाई देगी बैक्टीरियल सेल के अंदर, जिससे कंफर्मेशन होगा कि आखिरकार जो सब्सटेंस जो ट्रांसफर होता है वो क्या है। इस एनिमेशन की हेल्प से आपका ये वाला पोर्शन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ डाउट रहे होंगे या प्रॉपर विजुअलाइजेशन नहीं हुआ होगा लास्ट लेक्चर में,
तो अभी आपका प्रॉपर विजुअलाइजेशन हो गया होगा। हो गया बेटा? सल्फर से प्रोटीन को किया था। ओके, किसी को कुछ पूछना है? नहीं है तो बड़े आगे। तो आगे देखते हैं, सर्चिंग जेनेटिक मटेरियल का जो हमने फाइनली समझे कहाँ पे क्या क्या चीजें थी। ओके, ये वाला पार्ट मैंने आपको कल समझाया था। ओके, हीट किल्ड एस टाइप में लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को रिमूव करने के बाद उसमें प्रोटीन को, आरएनए को और डीएनए को सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद प्रोटीन को प्रोटीएज से यदि ट्रीट किया और लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया और माइस में जब इंजेक्ट किया तो माइस में निमोनिया नहीं हुआ, मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आरएनए के साथ भी सेम प्रोसेस की तो नहीं हुआ। डीएनए को डीएनए एंजाइम से ट्रीट किया जो डीएनए को डाइजेस्ट और डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर लाइव आर स्ट्रेन के साथ इसको मिक्स किया और माइस में इंजेक्ट किया। तो माइस में इस टाइम पे निमोनिया हुआ था, इस पे भी हुआ था, बट इसमें हुआ क्या? नहीं, मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिखा और यहाँ पे नहीं दिखा। इससे कंफर्मेशन होता है कि डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए थे। ओके, हार से चेस का एक्सपेरिमेंट अभी हमने देखे। यार छोटी छोटी स्लाइड थी क्या लास्ट ईयर? बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जा रही है। ओके, फिर हम लोगों ने नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हमने देखे थे। जेनेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी भी हमने लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं। अब उसके बाद हम लोगों को रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पढ़ना है। और डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। कैसे होता है? सेमी कंजर्वेटिव मोड में। तो उसको कंप्लीट करने के पहले इस क्वेश्चन का एक बार आप लोग आंसर देंगे जल्दी से। यदि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में परसेंटेज एडेनिन के 21% है और डीएनए सेगमेंट में यदि टोटल 300 न्यूक्लियोटाइड है तो ग्वानिन कितने होंगे? जल्दी से सॉल्व करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। जल्दी से आंसर देंगे, सॉल्व करेंगे। आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ रहा नहीं समझ रहा है? गणेश चेक करो, बहुत जल्दी में आंसर दे दिया आपने। नहीं बेटा प्रसाद, नो अनुष्का।
आदित्य बेटा आंसर बहुत जल्दी में आया है। नंदनी इतना हाईफाई डोज, इतना ज्यादा आंसर कैसे आ जाएगा? कुछ तो भी मिसिंग हो रहा है आप लोगों का। यार क्या कर रहे हो यार? ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या पूछा है वो आप देखो। क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखो आप। यार क्या कर रहे हो यार बच्चे लोग? किसी का भी आंसर सही नहीं आ रहा है। चारगाप रूल्स लगता है आपने नहीं पढ़े बेटा। जरूरी नहीं ये ऑप्शन में जाओ। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो दूसरा आंसर दो, नया ऑप्शन बनाओ। तुक्के नहीं मारो एबीसीडी। नहीं बेटा नीनद, नो। जो बच्चे लोग नन ऑफ दिस दे रहे हैं आंसर, तो बेटा नन ऑफ दिस नहीं, एक्चुअली इसका आंसर क्या आएगा फिर वो बताओ। नहीं बेटा खुशी, नो आदित्य, नो सरवरी, नो अनुष्का, नो गणेश, नो सानिया। वेरी गुड चैतन्य। बेटा कैसे आया एक्सप्लेन करो, तुक्का मारे या सही में आया है? चैतन्य मिरी। गुड तारिस। बेटा तारिस एक्सप्लेन करो कैसे आया आंसर। आपका भी सही है, दो बच्चे सही हैं। आपको सही में आया है या तुक्के में आया है? नहीं तो सोच रहे होंगे सारे ऑप्शन तो ट्राई कर ही लिए, अब एक ऑप्शन यही बच रहा है, यहाँ पे चले जाओ। तारिश ने तो तुक्का लगाया, चलो ठीक है। नीरज बेटा कहाँ पहुंच गया? इतने हाईफाई डोज कैसे हो जाएगा? हाँ बेटा खुशी, बट कैसे आएगा ये बताओ ना। जब मैं बताऊंगा ना आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आप बोलोगे अरे सर इतना इजी था, ऐसे ही बोलोगे आप। चलो सभी ने ट्राई कर लिए, बता दूं? बता दूं? सॉल्व तो आपको ही करना है, मैं सिर्फ हिंट देते जाऊंगा, ठीक है? मुझे ये बताओ बेटा, यदि एक डीएनए है, ओके, ये डीएनए है, यदि 21% इधर, क्या दिया उसने, डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात हो रही ना, एडेनिन है, तो एडेनिन थायमिन से जुड़ेगा, ये भी 21% हो गया। तो 21 मल्टीप्लाई 2 कितने हो जाएंगे? 41 होगा क्या? अब इस 300 को आप 100% मान लो। इस 300 को आप 100% मान लो। हाँ 42 होगा ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्या होगा। दो लोग आंसर दिए। अब उस 100 में से यदि आप 42 को माइनस करते, परसेंटेज वाइज देख रहे हैं हम लोग, 100 में से 42 को माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 58। तो ये 58 जो परसेंटेज है इसमें बाकी के बच्चे दो, ग्वानिन और साइटोसिन दोनों रहेंगे। तो ग्वानिन और साइटोसिन को डिवाइड कर लो 2 से, 29% ये और 29% ये रहेंगे।
क्योंकि परसेंटेज पे पूछा था। तो अब आगे इसको और सॉल्व कर सकते हैं कि 300 न्यूक्लियोटाइड है, तो अब आप ये बताओ कि 300 न्यूक्लियोटाइड का 21% कितना होगा और 300 न्यूक्लियोटाइड का 29% कितना होगा। तो ये तो डायरेक्टली ये कट गया। तो 21 जा 3 जा कितना हो गया और 29 3 जा कितना हो गया, ये बताओ, बताइए। ये हो जाएगा 87 और ये कितना हो जाएगा 63। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, बट क्वेश्चन क्या पूछा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब आप बताओ क्या आएगा इसका आंसर। यदि न्यूक्लियोटाइड नहीं दिया रहता तो अभी कहाँ, अभी भी कई लोग गलत, अभी भी गलत आ रहे हैं बेटा आप लोग। अब ये मत सोचो कि आपने पहले आंसर दे दिया और मैंने आपको पहले गलत कहा होगा तो अभी भी गलत कहूंगा, ऐसा नहीं है। अभी समझने के बाद कई लोग पहले तुक्के लगा रहे थे। यदि न्यूक्लियोटाइड दिया तो इसका आंसर 87 आएगा। यदि ये 300 नहीं रहता तो फिर इसका आंसर 29 आता। बेटा 87 आएगा नीनद, डायरेक्ट आंसर है। 21% एडेनिन है डीएनए में, तो कितने जी रहेंगे इसको इसने कंफ्यूज कर दिया। तो यहाँ पे उसने परसेंटेज नहीं दिया बेटा, कितने ग्वानिन होंगे ये पूछा है। तो 87 ग्वानिन होंगे, परसेंटेज पे नहीं आ रहा हो। परसेंटेज रहा तो 29% रहेगा। तो मैं आपसे परसेंटेज पूछ रहा हूं पहले तो परसेंटेज 29% रहेगा, बट कितने रहेंगे तो वो 87 रहेंगे। हाँ बोले थे ना बेटा नंदनी, मैंने क्या कहा, पहले मैं आपसे परसेंटेज पूछ रहा था और बाद में आंसर भी पूछ रहा था। तो आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे थे ना उस चीज को, इसलिए मैं आपको कंफ्यूज किए जा रहा था। मैं आपको डायरेक्टली कहता कि यही आंसर है और आप सही हो, तो आप अपना माइंड उस पर फोकस करते नहीं। और अभी मैंने ये जो एक्सप्लेन किया आपको समझता नहीं मैंने क्या समझाया। हो सकता है कि कई लोग पहले सही है और सही भी थे कई लोग पहले, लेकिन आप किस वे से सही जा रहे थे आप ही सोचो ना। अंडरस्टैंडिंग अप्रोच जरूरी थी इस पोर्शन में, इसलिए मैंने कहा ना कि ये जो चैप्टर है कुछ जगह पे समझने वाला है और कुछ जगह पे रटने वाला है। तो जहां समझना रहेगा वहां मैं समझा रहा हूँ और जहां रटना रहेगा वो तो स्लाइड है अपने पास, डायरेक्ट भगेंगे आगे। थोड़ा डाउट था, अब क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। हाँ एक बार में टू थिंग्स समझ गए ना क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिलेंगे बेटा गणेश, मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, बस ये डेटा और डिजिट बदल जाती है थोड़ी सी और सॉल्व करना पड़ता है। कल मैंने इसका एक प्रैक्टिस लिया था आप लोगों से, याद है क्या। चलो बढ़ते आगे। अभी अब हम लोग बेटा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए देखेंगे। और डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। कैसे होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। व्हाट यू मीन बाय सेमी कंजर्वेटिव, सबसे पहले तो हमें यह समझना है। क्या समझना है, सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है। यदि ये समझा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, तो सेमी कंजर्वेटिव को समझने के पहले बेटा तीन टर्म समझ लो। एक होता है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, उसके बाद एक होता है डिस्पर्सिव,
उसके बाद आता है सेमी कंजर्वेटिव। एक मिनट, कुछ तो भी प्रॉब्लम आया टेक्निकल। मेरा आवाज आ रहा है कि आप लोगों को प्रॉपरली? ये बताओ, कंप्यूटर में थोड़ा सा कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है अभी। स्पार्किंग होती है ना, तो मॉनिटर से अलग आवाज आने लग जाता है, मुझे इरिटेट करता है। कुछ बैकग्राउंड साउंड अभी भी आ रहा है क्या? अब नहीं आ रहा होगा, म्यूट किया मैंने। वो स्पार्किंग होती है ना, तो एकदम से बीप 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 इस तरह से चालू हो जाता है। अभी भी आ रहा है बेटा आप लोगों को? आप लोगों को आ रहा होगा तो बाय डिफॉल्ट फिर अंदर से आ रहा है। मैंने अभी आउटर एक्सटर्नल जो स्पीकर है उसको म्यूट किया मैंने अभी। अब नहीं आ रहा ना? हाँ ठीक है। हाँ, तो अभी देखो, ये कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव और सेमी कंजर्वेटिव, इसका हम लोग मीनिंग देखेंगे। तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है ये समझ लेते। तो एक काम करते हैं हम लोग, जस्ट वेट। यहां से देखेंगे, ठीक है? यहाँ पे समझेंगे, अच्छे से समझेगा। सबसे पहले तो डेफिनेशन हमें मालूम होना चाहिए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की। ओके, क्या मालूम होना चाहिए हमें? डीएनए का रेप्लिकेशन जो है ये कैसे होता है, ये हमें समझना है। तो डीएनए के रेप्लिकेशन को जानने के लिए सबसे पहले, ठीक है, क्या चीज? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को यदि समझना है तो हम जानते हैं कि इस तरह से ये एक पैरेंटल डीएनए है, तो इससे दो डॉटर डीएनए बनेगा। मतलब रेप्लिकेशन का मीनिंग होता है कॉपी करना। रेप्लिकेशन का मीनिंग होता है कॉपी करना। जेरोक्स मशीन, प्रिंटर, आप मतलब जेरोक्स मशीन में आप एक प्रिंट आउट लेके जाओगे, और लेके जाने के बाद फिर क्या होता है वहां पर? लेके जाने के बाद वहां पे होता यह है कि आप जितना भी चाहो उसकी उतनी कॉपी निकाल सकते हो। जैसे 10 से लेके 100 या 1000 ऑफ कॉपीज आप निकाल सकते हो। तो इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टू डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। टू डॉटर डीएनए जो है यहाँ पे बन रहा है एक पैरेंटल डीएनए से। इसे हम क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन। अब ये कैसे होता है रेप्लिकेशन? तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो होता है सेमी कंजर्वेटिव। कैसे होता है? सेमी कंजर्वेटिव। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? तो सेमी कंजर्वेटिव मतलब देखो, डीएनए का ये एक साइड का स्ट्रैंड रहेगा और डीएनए का ये दूसरा स्ट्रैंड रहेगा। तो जब डीएनए सिंथेसाइज हो रहा होता है तो डीएनए की ये जो स्ट्रैंड है दोनों भी सेपरेट हो जाती है, और सेपरेट होने के बाद नया डीएनए जब बनेगा तो इस तरह से न्यू स्ट्रैंड वहां पे सिंथेसाइज हो जाएगी। तो इसमें हमें जो दिख रहा है, तो इसमें हमको क्या है,
एक जो स्ट्रेन रहेंगी ओल्ड वाली रहेंगी, और एक जो यहाँ पे जो दिख रहा है न्यू वाला दिख रहा है। तो उसने हाफ पोर्शन जो है पेरेंटल का कंजर्व किया, और हाफ पोर्शन जो है वो डिस्पर्स हो गया, मतलब इस तरह से आधा ही उसने अपने आप को बचा पाया। इस फिनोमिना को सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। अब दो टर्म और समझ लो जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको सेमी कंजर्वेटिव ही पढ़ना है, बट एक और चीज, डिस्पर्सिव की यदि आप बात करोगे तो डीएनए का ये जो ओरिजिनल स्ट्रेन है, ओरिजिनल वाला कुछ रहता ही नहीं है। टोटल जो नया डीएनए बनेगा वो क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, कुछ भी अपना वो एग्जिस्टेंस नहीं बचाएगा, ऐसा बिल्कुल टुकड़े टुकड़े होके नया डीएनए बनेगा। इसको डिस्पर्सिव कहते हैं। और कंजर्वेटिव की हम बात करेंगे तो कंजर्वेटिव में क्या होगा बेटा, ये डीएनए है और नया डीएनए बनेगा तो फुल्ली कंजर्व होगा, ऐसा बन जाए। तो ये और ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में जो है वो कौन सा है, सेमी कंजर्वेटिव वाला। तो यही वाला देखेंगे हम लोग। ओके यही वाला हम लोग देखेंगे। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ओके, एक मिनट, मैं पहले कुछ अपनी स्लाइड जो बहुत सारी ओपन है उसको हटा देता हूँ। 1 2 3 4 हाँ, ईच डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल इज हाइब्रिड कंजर्विंग, जिसमें वन पेरेंटल स्ट्रैंड ये वाला रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड रहेगा। ओके, तो इस तरह से यहां पर क्या कह सकते हैं, डीएनए स्ट्रैंड जो है इसका सिंथेसिस होता है। तो अभी हम लोग यहां पर यदि हम देखें तो क्या हुआ, मेरा माउस पॉइंटर नहीं चल रहा है, आज कंप्यूटर बहुत हैंग कर रहा है बेटा। जस्ट वेट, कीबोर्ड चल रहा है क्या, मेरा आवाज आ रहा है कि आप लोगों को? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरे पास सब हैंग हो गया।
आई डोंट नो क्या हुआ, ट्राई कर रहा हूँ बेटा मैं। Recording in progress.